हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंच सकते हैं। आपकी स्टोरीज सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आने वाले वीडियोस को लेकर सजेशन दे सकते हो। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। आनंद मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जो कि बचपन से मेरे साथ रहा है और आज भी जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसके बावजूद हम मिलते रहते हैं अक्सर। मेरी तरह ही आनंद भी पैरानॉर्मल चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट दिखाता है और ऐसी ही एक घटना हमारे साथ पहले हो चुकी है और उस घटना के बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था, जिस घटना में मुरुद जाते वक्त हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। आनंद और मैं दोनों ही पेशे से इंजीनियर्स हैं और हम काम में इतना बिजी रहते हैं कि हमें मिलने का चांस बहुत कम मिलता है। इसीलिए हम रेगुलर टच में रहते हैं फ़ोन या फिर ईमेल्स के ज़रिए। ये घटना कुछ साल पहले की है, उस समय की जब हम मुंबई में थे। दरअसल उस टाइम पर हमें कुछ छुट्टियां मिली थी। ये लगभग 6 दिन की छुट्टियां थी जिनमें हमने सोचा कि क्यों ना कुछ करा जाए। और क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैंने छुट्टी नहीं ली थी, तो अब जब छुट्टी मिली थी तो मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम कहीं पर घूमने चले आएं। मैंने फ़ौरन ही आनंद को कॉल करा ये पूछने के लिए कि क्या वो भी साथ में अपनी वाइफ के साथ चलेगा। आनंद और उसकी वाइफ जो ज्योति थी, दोनों ने ही वहाँ चलने के लिए तुरंत ही प्लान बना लिया और वो लोग भी तुरंत ही तैयार हो गए। तो हमने मुरुद की साइड घूमने का प्लान बनाया, जो कि मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है और वहाँ पहुँचने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। मुरुद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जगह है और वहाँ पर टूरिस्ट वगैरह अक्सर आते रहते हैं और अच्छी खासी भीड़ वहाँ पर होती है। वहाँ पर काफ़ी सारी देखने लायक चीज़ें हैं, जिनमें से एक है वो किला जो कि समुद्र के बीचों बीच है। ये एक ऐसा किला है जिसके बारे में बोला जाता है कि कभी भी इसे कोई जीत नहीं सका। मुरुद से लगभग 7 किलोमीटर पहले कशीद पड़ता है और अगर आपको मुरुद जाना है तो आपको कशीद से होते हुए जाना होगा। और जो हाईवे कशीद के पास से निकलता है, वहीं पर हमारे साथ वो पिछली घटना हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। हालांकि ये पूरा इंसिडेंट हमारे माइंड में अब भी था, बट हमने अपने प्लान को चेंज नहीं करा। हम लोग सुबह सुबह 7 बजे मुरुद के लिए निकल पड़े। मौसम साफ था और हम अपने रिजॉर्ट में सुबह 10 बजे तक पहुंच चुके थे। आनंद और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अपने पिछली घटना के बारे में हम अपनी वाइफ्स को नहीं बताएंगे, क्योंकि इस बात से वो लोग डर सकती थी और हमारा पूरा प्लान बेकार हो सकता था। इसीलिए हमने चुपचाप रिजॉर्ट में चेक इन करा और वो जगह सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। बीच के पास एक छोटी सी पहाड़ी के पास था ये रिजॉर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू दे रहा था। पीछे जंगल और सामने समुद्र, काफ़ी मस्त नज़ारा था ये। हम जल्दी बीच की तरफ चले गए और वहाँ पर हमने स्विमिंग करने में और इधर खेलने में काफ़ी टाइम वेस्ट करा। इसके बाद दोपहर बाद हम लोग वापस आ गए और हमने लंच करा और उसके बाद हमने आराम करने का सोचा। फिर उसके बाद हम शाम को जंजीरा फोर्ट देखने के लिए चले गए, जिसे देखने के लिए हम पहले से काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे। घूमने फिरने में रात के 8 कब बज गए हमें पता ही नहीं चला। इसी वजह से हम फिर वापस आ गए और डिनर वगैरह करने लगे। साथ में डिनर करने के बाद हम लोगों ने अपने अपने रूम्स में जाने का फ़ैसला करा, बट तभी आनंद ने कहा कि क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए कुछ गेम्स खेलें। मैं थका हुआ था, बट आनंद के बोलने पर मैंने भी उसकी बात मान ली। मेरी वाइफ और ज्योति को भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए हम लोग आनंद के रूम में चले गए। अब जैसे ही हम उसके रूम के अंदर गए, तभी पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। चेक इन के बाद से मैं पहली बार उस रूम में गया था। मैंने आनंद को बताया कि यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, बट उसने इस बात को मेरा वहम कहकर टलवा दिया। उसने कहा कि हो सकता है कि बाहर समुद्र है, इस वजह से ठंडी हवाएं यहाँ पर आ रही हों। अगले लगभग 2 घंटे तक हमने कार्ड्स खेले और रात में 12 बजे के आसपास हमने सोचा कि अब हमें सोने जाना चाहिए।
बट हम में से किसी को नहीं पता था कि ये हमारे साथ होने वाले इंसिडेंट्स की बस शुरुआत थी। पूरे दिन घूमने की वजह से मैं और मेरी वाइफ तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए रूम पर पहुंचने के साथ ही हम दोनों ही सो गए। और तब लगभग अच्छी खासी नींद लेने के बाद लगभग रात के 1:30 बजे मेरे रूम के दरवाजे पर एक नॉक की आवाज़ आई। मैं उठा और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान था, क्योंकि बाहर आनंद खड़ा था। देखने में थोड़ा परेशान लग रहा था और उसने मुझे बताया कि जब से हम गए तब से ज्योति की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी थी और उसे ठंड लगने लगी थी। आनंद को ये बात अजीब लग रही थी, क्योंकि उसे वहाँ पर गर्मी लग रही थी और ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। मैंने अपनी वाइफ को ये बात बताई, जो कि एक डॉक्टर थी, और उसके बाद हम दोनों ही आनंद के रूम में चलने लगे। जैसे ही इस बार भी हम उसके रूम में गए, मुझे एक बार फिर से अजीब सी फीलिंग आने लगी और ऐसा लगने लगा कि मानो वहाँ पर कुछ गड़बड़ थी। ज्योति, जिसके आसपास हमने 2 रज़ाई लपेट रखी थी, उसे फिर भी ठंड लग रही थी और अब उसके दांत तक काँप रहे थे। जब मेरी वाइफ ने उसका चेकअप करा तो वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि भले ही उसे ठंड लग रही है और उसे फीवर जैसा फील हो रहा है, बट उसका पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ा है। मेरी वाइफ ने फिर भी उसके डर को थोड़ा दूर करा अपनी बातों से और उसके बाद उसे थोड़ी दवाई दी और उसके बाद उसे रेस्ट करने के लिए बोला। आनंद को इस कंडीशन में हम अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए हम उसी के रूम में रुकने का डिसाइड करते हैं और शायद ये हम लोगों का बेस्ट डिसीजन था। आनंद ज्योति के पास बेड पर था। हम दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। सुबह के लगभग 3 बजे थे और तब मेरी वाइफ को अब धीरे धीरे नींद आने लगी थी। वो जल्दी सो गई और उसके बाद मुझे भी नींद बस लगने ही वाली थी कि तब कुछ ऐसा हुआ जो कि बेहद ज़्यादा अजीब और क्रीपी था। ज्योति एकदम से उठी और बेड पर ऐसे बैठ गई कि मानो वो कोई मशीन हो। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे मैंने पहले कभी ना देखी। उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा था। आनंद, जो कि जैसे उसके साइड में बैठा था, वो उसे लिटाने की कोशिश करता है, बट उसने अपने आप को आनंद से अलग कर दिया और उसे एक धक्का दिया। उसने बेड पर बैठे बैठे आनंद को एक हाथ से इतना जोर का धक्का दे दिया कि वो सीधा बेड से नीचे गिरते हुए दीवार से टकरा गया, जो कि बेड से लगभग 4 फीट की दूरी पर थी। अब आप सोच रहे हो कि ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट आपको बता दूं कि आनंद की हाइट लगभग 6 फुट 3 इंच है और उसका वेट अप्रोक्स 90 केजीज है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज्योति को किस तरह की ताकत चाहिए होगी ऐसा करने के लिए। तभी एकदम से ज्योति का मुंह खुला और वो चिल्लाने लगी, मुझे जाने दो, जाना है। इस पॉइंट पर उसकी आवाज़ बिल्कुल बदली हुई थी। हम जानते थे ये आवाज़ ज्योति की बिल्कुल भी नहीं थी। ज्योति अब उठी और बिल्कुल किसी मशीन की तरह धीरे धीरे चलते हुए बालकनी की तरफ जाने लगी। हमें पता था हमें उसे रोकना होगा, बट हम डर भी रहे थे। बट उस टाइम पर मेरी वाइफ और आनंद ने जितनी हिम्मत दिखाई, उसी के बदौलत हम उसे बचा पाए। मैं और आनंद उसे पकड़ने के लिए उसके पास गए और तब ज्योति बाहर गई हाउसकीपिंग स्टाफ को बुलाने के लिए। उसके बाद स्टाफ के कुछ मेंबर्स वहाँ पर आए और हम लोगों ने अब ज्योति को अपने रूम में ले जाने का डिसाइड करा। आप मानेंगे नहीं, ज्योति को उठाने के लिए मेरे जैसे 5 लोगों की ज़रूरत पड़ी और इस पूरे टाइम पर ज्योति ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मुझे जाने दो, जाना है। जब उसे हमारे रूम में ले जाकर हमने बेड पर लेटाया तब वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। अब उसने हाथ पैर चलाना बंद करा और धीरे धीरे वो सो गई। हम लोग इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे और हम सोच रहे थे कि आखिर ये सब क्या था। मे बी क्योंकि सुबह हो रही थी या फिर हम ज्योति को अपने रूम में ले आए थे। इनमें से किसी वजह से वो जो भी आत्मा थी या जो कुछ भी था, उस चीज़ ने ज्योति को छोड़ दिया था। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम अगली सुबह ही चेकआउट कर लेंगे। हम लोग बड़े थके हुए थे, बट ज्योति को देखकर हम हैरान थे क्योंकि वो अगली सुबह बिल्कुल ठीक थी और उसे बीती रात का कुछ भी याद नहीं था। और वो इस बात से और ज़्यादा हैरान थी कि वो हमारे रूम में सोई थी। आनंद ने उसे समझाया कि वो सारी बातों से बाद में बता देगा और उसके बाद हम लोग उस होटल से निकलने लगे। अब आनंद जब होटल के बिल्स दे रहा था उस टाइम पर मुझे एक होटल के स्टाफ वाले ने अपने साथ बुलाया। उसने मुझसे पहले तो कहा कि आप किसी को इस बारे में नहीं बताओगे कि ये बात मैंने आपको बताई है। मैंने कहा ठीक है। तब उसने बताया कि यहाँ पर कई महीनों पहले
एक घटना हुई थी। उसके बाद उस टाइम पर एक कपल ने यहाँ पर चेक इन करा था। उनकी रात के समय काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई और उसके बाद वो जो आदमी था वो उस लेडी को वहीं रूम में छोड़कर कहीं बाहर चला गया। कुछ घंटों के बाद वो जो लेडी थी उसने अपने आप को मार डाला। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आई और इंक्वायरीज करी गई, बट पुलिस उस आदमी को ढूंढने में नाकामयाब रही। केस को बंद कर दिया गया और उसके बाद से जब भी वहाँ पर सफाई वगैरह होती तो स्टाफ वालों को कुछ अजीब सा ही फील होता और छोटी मोटी घटनाएं तभी से शुरू हो गई थी। जब ये बात हमें पता चली तो हम लोग जब निकल ही रहे थे उस टाइम पर मैं मैनेजर के पास गया और मैंने उससे कहा कि हमारे साथ यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें हुई हैं, अगर आप इस जगह का एक बार शुद्धिकरण वगैरह या फिर ऐसा कुछ करवा लो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम वहाँ से आ गए और पता नहीं उन्होंने वहाँ पर कुछ करवाया है या नहीं, क्योंकि इस घटना के बाद से हम कभी भी वापस वहाँ पर नहीं गए। आनंद ने जब बाद में इन सारी घटनाओं के बारे में ज्योति को बताया तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी और उसे काफ़ी समय तक तो यकीन भी नहीं हुआ था। और मैं तो इस बात को सोच कर हैरान होता हूँ कि अगर आनंद और हम लोगों ने इस चीज़ को उस दिन अच्छे से हैंडल नहीं करा होता तो न जाने उस दिन आखिर क्या हो गया होता। भूत प्रेतों की लीला भी अपरंपार होती है। कभी कभी ये बहुत ही सज्जनता से पेश आते हैं तो कभी कभी इनका उग्र रूप अच्छे अच्छों की धोती गीली कर देता है। भूत प्रेतों में बहुत कम ऐसे होते हैं जो आसानी से काबू में आ जाएं, नहीं तो अधिकतर सोखाव पंडितों को पानी पिलाकर रख देते हैं, उनकी नानी याद दिला देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही प्रेत की है जिसको कोई भी सोखा पंडित अपने काबू में नहीं कर पाए और ना ही वो प्रेत किसी देवी देवता से डरता था। क्या वो प्रेत ही था या फिर कोई और? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारी भी इस प्रेत को जानने की उत्कंठा अति तीव्र हो गई थी जब हमने पहली बार इसके बारे में सुना था। दरअसल लोगों से पता चला कि इस प्रेत ने बहुत सारे सोखाव पंडितों को घिसरा घिसरा कर मारा और इतना ही नहीं, जब इसे किसी देवी या देवता के स्थान पर लेकर जाया गया तो इसने उस देवी और देवता की भी इतनी खिल्ली उड़ाई और इन्हें चुनौती दे डाली कि पहले पहचान मैं कौन। और शायद इस कौन का उत्तर किसी के पास नहीं था, चाहे वो सोखा हो या किसी देवी या देवता का बहुत बड़ा भक्त या फिर पुजारी। अभी से आप मत सोचिए कि ये कौन था जिसका पता बड़े बड़े सोखा और पंडित तक नहीं लगा पाए। इस रहस्यमय प्रेत के पहचान मैं कौन पर से पर्दा उठेगा और यह पर्दा शायद वो प्रेत ही उठाएगा, क्योंकि उससे अच्छा उसको कौन समझ सकता था। यह कहानी हमारे गांव ज्वार की नहीं है, ये कहानी है हमारे ज़िले से सटे कुशीनगर ज़िले के गांव की। ये गांव पडोना के पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी जब मेरे ज़िले की नहीं है तो मैं कैसे सुना रहा हूँ। इस गांव में मेरी रिश्तेदारी पड़ती है और इस कहानी को मैं अच्छी तरह से बयां कर सकता हूँ। इसी वजह से भूत प्रेतों की तरह इस कहानी को रहस्यमय ना बनाते हुए मैं अब कहानी पर ही आता हूँ। इस गांव में एक पंडित जी हैं जो बहुत ही सुशील, सभ्य और नेक इंसान हैं। ये कहानी घटित होने से पहले तक ये पंडित जी एक बड़े जाने माने ठेकेदार हुआ करते थे और ठेके के काम से अधिकतर घर से दूर रहा करते थे। हफ्ते या 15 दिन में इनका घर आना जाना हो जाता था। ये ठेका लेकर सड़क आदि बनवाने का काम किया करते थे। इनके घर के सभी लोग भी बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन प्रकृति के आदमी थे। इनकी पत्नी तो साधु स्वभाव की थी और एक कुशल गृहिणी होने के साथ ही बहुत ही धर्मनिष्ठ थी। एक बार की बात है, पंडित जी ठेके के काम से बाहर गए हुए थे, पर 2 दिन के बाद ही उनको 2 लोग उनके घर पर पहुंचाने आए। पंडित जी के घर वालों को उन 2 व्यक्तियों ने बताया कि पता नहीं क्यों बट कल से ही पंडित जी कुछ अजीब सी हरकत कर रहे हैं। जैसे कल रात को 7 मजदूरों ने अपने लिए खाना बनाया था और ये जिद करके उन लोगों के साथ ही खाना खाने बैठे, पर मजदूरों ने कहा कि पंडित जी पहले आप खा लो, हम फिर खा लेंगे। और उसके बाद जब ये खाना खाने बैठे तो 7 मजदूरों का खाना अकेले ही खा गए। और तो और ये खाना भी आदमी जैसे नहीं, किसी जानवर या फिर राक्षस की तरह खा रहे थे। उसके बाद 2 मजदूर तो डरकर वहाँ से भाग ही गए। फिर हम लोगों को पता चला, उसके बाद हम लोग भी वहाँ पहुँचे और इनको किसी तरह सुलाए।
सुबह होते ही इनको पहुंचाने के लिए निकल पड़े। इसके बाद वे दोनों व्यक्ति चले गए और पंडित जी भी आराम से अपनी कोठरी में चले गए। कुछ देर बाद पंडित जी लुंगी लपेटे घर से बाहर आए और घर वालों के मना करने के बावजूद भी खेतों की ओर निकल गए। घर का एक व्यक्ति, इनका छोटा भाई, चुपके से इनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी गांव से बाहर निकले तो अपने ही आम के बगीचे में चले गए। आम के बगीचे में पहुंचकर कुछ समय तक तो पंडित जी टहलते रहे, पर पता नहीं अचानक उनको क्या हुआ कि आम की नीचे झूलती हुई मोटी मोटी डालियों को ऐसे तोड़ने लगे जैसे हनुमान का बल उन्हीं के अंदर आ गया हो। डालियों के टूटने की आवाज़ सुनकर इनके छोटे भाई दौड़कर बगीचे में पहुंचे और इनको ऐसा करने से रोकने लगे। जब इनके भाई ने बहुत ही मान मनोबल की, तब जाकर पंडित जी थोड़ा शांत हुए और घर वापस आ गए। इस घटना के बाद तो पंडित जी के पूरे परिवार के साथ ही इनका पूरा गांव भी संशय में जीने लगा। एक दिन फिर क्या हुआ कि पंडित जी अपने कोठरी में बैठकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे और उनकी पत्नी वहीं बैठकर रामायण पढ़ रही थी। तभी इनकी पत्नी क्या देखती है कि पंडित जी की शरीर फूलती जा रही है और चेहरा भी क्रोध से लाल होता जा रहा है। अभी पंडित जी की पत्नी कुछ समझती, तब तक पंडित जी अपने ही बेटे का सर अपने मुंह में लिए ऐसे लग रहे थे जैसे चबा ही जाएंगे। इनकी पत्नी डरी नहीं और सभ्य भाषा में बच्चों को छोड़ने की विनती करने लगी। अचानक पंडित जी बच्चे का सर मुंह से निकालकर शांत होने लगे और रोते बच्चे का सर सहलाने लगे। इस घटना के बाद तो पंडित जी के घर वालों की चैन और नींद हराम हो गई। वे लोग पूजा पाठ करवाने के साथ साथ कई सारे डॉक्टरों के संपर्क में भी गए। यहाँ तक कि उन्हें कई बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया गया, पर डॉक्टर्स की कोई भी दवा काम में नहीं आई। और इधर एक दो दिन पर पंडित जी कोई ना कोई भयानक कार्य करके सबको सकते में डालते रहते। डॉक्टरों से दिखाने का सिलसिला लगभग 2 महीने तक चलता रहा, पर पंडित जी की हालत में सुधार नाम मात्र भी नहीं हुआ। हाँ, पर सबकी समझ में एक बात आ गई थी, और वो ये कि जब भी पंडित जी की शरीर फूलने लगती थी और उनका चेहरा तमतमाने लगता था, तो घर वाले उनकी पत्नी को बुला लाते थे और पंडित जी अपनी पत्नी को देखते ही शांत हो जाते थे। एक दिन पंडित जी की पत्नी पूजा कर रही थी कि तभी पंडित जी वहाँ आ गए और अपनी पत्नी से हंसकर पूछे कि तुम पूजा क्यों कर रही हो। पंडित जी की पत्नी ने कहा कि आप अच्छे हो जाएं इसलिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ठाकर मारकर हंसने लगे और हंसते हंसते अचानक बोल पड़े, कितना भी पूजा पाठ कर लो, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इसे यहाँ से भेजने के बाद ही। पंडित जी की बात सुनकर उनकी पत्नी सहमी तो ज़रूर, पर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, क्या आप आगे हो कौन और मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है। इस पर उन्होंने बोला कि मैं कौन हूँ ये मैं नहीं जानता, और उसने क्या बिगाड़ा है मेरा मैं ये भी नहीं बताऊंगा। पंडित जी की पत्नी ने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो पंडित जी के घर वाले ने उस ज्वार में जितने सोखा पंडित हैं उन सब से संपर्क करना शुरू करा। पहले तो कुछ सोखा पंडितों ने झाड़ फूक किया, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन पंडित जी के घर वालों ने पंडित जी को लेकर उसी क्षेत्र के एक नामी सोखा के पास गए। सोखा बाबा कुछ मंत्र बुदबुदाए और पंडित जी की ओर देखते हुए बोले कि तुम चाहे कोई भी हो, पर तुम्हें इसे छोड़कर जाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। जब सोखा बाबा ने भस्म करने की बात करी तो पंडित जी का चेहरा तमतमा गया और वो वहीं उस सोखा को कपड़े की तरह पटक पटक कर मारने लगे। सोखा की सारी शेखी रफू चक्कर हो गई और वो गिड़गिड़ाने लगा था। फिर पंडित जी की पत्नी ने बीच बचाव करा और सोखा बच गया। पंडित जी द्वारा सोखा के पिटाई की खबर आग की तरह पूरे ज्वार क्या कई जिलों में फैल गई। अब तो कोई सोखा या पंडित उस पंडित जी से मिलना तो दूर, उनका नाम सुनकर ही कांपने लगता था। इसी दौरान पंडित जी को लेकर एक देवी माँ के स्थान पर पहुंचा गया और देवी माँ जिस महिला के ऊपर वास करती थी उस महिला ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसे दुष्ट और असभ्य व्यक्ति के मुंह में नहीं लगना चाहेंगी। पंडित जी उस स्थान पर पहुंचकर मुस्कुरा रहे थे और अपनी पत्नी से बोले कि जो देवी मेरे सामने आने से घबरा रही है वो मुझे भगाएगी क्या। देवी माँ ने पंडित जी के घर वालों से कहा कि ये कौन है
ये पहचानना ही मुश्किल है। आप लोग इसे लेकर बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाइए, हो सकता है यह पंडित जी को छोड़ दे। इसके बाद पंडित जी के घर वाले उन्हें लेकर कई सारे तीर्थ स्थानों पर लेकर गए, जैसे विंध्याचल, काशी और भी कई जगहों पर वहां पर भी जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब पंडित जी अपने घर वालों के साथ इन तीर्थों पर आसानी से जाते रहे और घूमते रहे। अधिकतर जगहों पर घुमाने के बाद भी वो प्रेत पंडित जी को नहीं छोड़ा, तो उनके घर वाले प्रतिदिन विधिवत पूजा पाठ करने लगे। उनकी पत्नी हर दिन उपवास रखकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगी। एक दिन पंडित जी अपने घर वालों को अपने पास बुलाए और बोले कि आप सभी लोग खेतों में जाकर कम से कम एक पीपल का पेड़ लगा दीजिए। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी कि अगर आपकी यही इच्छा है तो हम एक क्या 11 पीपल के पेड़ लगाएंगे। इसके बाद पंडित जी के घर वाले पंडित जी को साथ लेकर उसी खेत में गए और इधर उधर से खोज खाज कर एक एक पीपल का पेड़ लगाए और पंडित जी से बोले कि हम लोग बराबर पीपल का पेड़ लगाते रहेंगे। इस घटना के बाद पंडित जी थोड़ा शांत रहने लगे। अब वो अपने घर का छोटा मोटा काम भी करने लगे थे। एक दिन पंडित जी के बड़े भाई घर के दरवाजे पर लकड़ी फाड़ रहे थे और पंडित जी वहां पहुंचकर टांगी अपने हाथ में लिए और देखते ही देखते लकड़ी की 3 मोटी सिल्लियों को फाड़ दिए। शायद इन सिल्लियों को फाड़ने में उनके भाई महीने लगाते। एक दिन लगभग सुबह के 4 बजे होंगे कि पंडित जी ने अपनी पत्नी को जगाया और बोल पड़े, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी, अभी तो रात है, इस वक्त कहाँ जाएंगे। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर पंडित जी हंसे और बोले, मैं जा रहा हूँ, वो भी अकेले, तेरे सुहाग को तेरे पास छोड़कर। अब मैं तेरे पति को और तुम लोगों को तंग नहीं करूँगा। तू जल्दी से अपने पूरे घर वालों को जगवा दे ताकि जाने से पहले मैं उन सबसे मिल लूँ। पंडित जी के इतना कहते ही उनकी बीवी की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो पंडित जी के पैर पकड़कर रोने लगी। अब तो उनके रोने की आवाज़ सुनकर घर के लोग भी ऐसे भयभीत हो गए और दौड़ भागकर पंडित जी के कमरे में पहुंचे। अरे ये क्या, पंडित जी के कमरे का माहौल तो एकदम अच्छा था क्योंकि पंडित जी मुस्कुराए जा रहे थे। घर वालों ने उनकी पत्नी को चुप कराया और रोने का कारण पूछा तो उनकी पत्नी के बोलने से पहले ही पंडित जी स्वयं बोल पड़े कि अब मैं सदा सदा के लिए आपके घर के पंडित जी को छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोगों को कष्ट देने अब मैं वापस नहीं आऊँगा। पंडित जी के इतना कहते ही उनकी पत्नी बोल पड़ी, आप जो भी हो मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं और मेरे पति को क्यों पकड़ रखे थे। इतना सुनते ही पंडित जी बहुत जोर से हंसे और बोले, मैं ब्रह्म प्रेत हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और तेरे पति ने उसी पीपल के पेड़ को कटवा दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। इसने मेरा घर उजाड़ दिया था, इसीलिए मैंने भी इसको बर्बाद करने की ठान ली थी, पर तुम लोगों की अच्छाई ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। इस घटना के बाद से वे ब्रह्मपेत महाराज जी उस पंडित जी को छोड़कर सदा सदा के लिए जा चुके हैं। आज पंडित जी और उनका परिवार एकदम खुशहाल और सुख समृद्ध है, पर ब्रह्मपेत्र महाराज के जाने के बाद भी अगर कुछ बचा है तो उनकी यादें और विशेषकर उन सुखाओं के जहन में जिनका पाला इस ब्रह्मपेत्र से पड़ा था, जिसके चलते इन सुखाओं ने अपनी सुखागिरी छोड़ दी। एक निवेदन मैं भी करता हूँ, प्रेत बनकर नहीं, आदमी बनकर। एक तो पेड़ को काटे नहीं और अगर मजबूरी में काटना पड़ भी जाए तो एक के बदले 2 लगा दीजिए ताकि मेरा घर बचा रहे और आप लोगों का भी। क्योंकि अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो एक दिन प्रकृति असंतुलित हो जाएगी और शायद ना तो आप बचेंगे और ना आपका घर। इसी के साथ बोलिए बजरंगबली की जय। अक्सर देखा गया है कि भूत प्रेत का नाम सुनते ही कई लोग डर के मारे कांप जाते हैं और उनके मन में काल्पनिक आकृति उभरती है। यह आकृति उसके अनुरूप होती है जो उसने किसी से सुना हो या इससे संबंधित कोई चित्र देखा हो, जैसे कोई हड्डी वाली मानव आकृति या कोई कंबल ओढ़े भयानक चेहरा या फिर मनुष्य के चेहरे से कोई अलग भयानक चेहरा। आमतौर पर भूत प्रेत या आत्मा को काल्पनिक कहानियों में, सिनेमा में इसी तरह के चित्रों द्वारा दिखाया जाता है, जैसे किसी आदमी के सींग, उसके लंबे दांत या किसी स्त्री की भद्दी शक्ल, किसी के उल्टे पैर आदि। और क्या उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, जैसे मुंह से आग निकालना,
हाथ से रोशनी निकालना, उस रोशनी से आदमी का जल जाना, पुरुष या स्त्री की आंखों का रंग बदलना और उनके वश में हो जाना इत्यादि। अब सवाल ये है कि जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, क्या ऐसा संभव है? मेरा अपना अनुभव है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा संभव ही नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन तक के लिए ठीक है, मगर असलियत कुछ और ही है। असलियत क्या है, इसका अभी कोई वैज्ञानिक आधार पर तथ्य तो नहीं है, मगर समय समय पर लोग अपनी अपनी बातें रखते रहे हैं। मानव इस धरती पर कुछ सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण के लिए, मैंने अगर आपसे कुछ लिया हो तो मैं आपका ऋणी हूँ। 10 और 10 20 ही होते हैं, 21 नहीं। 2 दूनी 4 होते हैं। और जीवन भर जो ईमानदार है वो सभी के लिए ईमानदार ही है। जो बुरा है वो हर किसी के लिए बुरा ही है, उससे अच्छे कार्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मानव इसी धारणा को लेकर चलता है और जीवन में इन्हीं सिद्धांतों पर चलता है। मगर मेरा अपना मत है कि उन लोगों के जिन्हें हम भूत, आत्मा, प्रेत कहते हैं, उनके कुछ अलग तरह के सिद्धांत होंगे, कुछ नियम होंगे जिन्हें मानव जीवन में समझना असंभव है। क्योंकि जब किसी आदमी की मृत्यु होती है तो अक्सर देखा गया है कि फलना आदमी पर किसी आत्मा का साया है और वो बाद में किसी ओझा या किसी तांत्रिक के पास गया, और जब वो वहाँ जाता है तो अपना नाम और अपना स्थान भी बताता है। मगर मेरा मत ये है कि अगर ऐसा है तो अपने परिवार के लोगों से क्यों नहीं बात करता, या अपने किसी मित्र से क्यों नहीं बात करता। इससे ये सिद्ध होता है कि उस लोक या उस व्यवस्था के कुछ अलग सिद्धांत हैं, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है और अस्पष्ट भी। कुछ लोगों का मानना है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य की सारी यादें दिमाग से मिट जाती हैं, मगर फिर ये सवाल उठता है कि उसे पूछे जाने पर कैसे याद आता है कि मैं वहाँ का हूँ और मेरा नाम ये है। यही सब घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि उस व्यवस्था के सिद्धांत कुछ अलग ही हैं। हमारी नई पीढ़ी के लोग शायद इस व्यवस्था पर यकीन ना करें, मगर इसे अनदेखा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने और देखने को मिलती रहती हैं। कुछ लोग इसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता होगा ना। जिन लोगों के साथ ये घटना नहीं घटती वे जीवन भर ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, मगर जो लोग ऐसी घटनाओं के साक्षी होते हैं वो इस व्यवस्था को नकारते नहीं हैं। ऐसे अनेक तरह के अनुभवी लोग बताते रहते हैं और उनमें से ही मेरा एक अपना अनुभव है। बात बहुत पुरानी, लगभग 40 साल पहले की है। उस समय मैं बेकार था, नौकरी की खोज में इधर उधर दौड़ भाग कर रहा था और दिल्ली में अपने पिताजी के साथ रहता था। हम लोग पुरानी दिल्ली में रहते थे, जो एक बैंक हाउस था। वहाँ थोड़ी दूर पर बहुत बड़ा जंगल था और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। कभी कभी रात को मेरी नींद खुलती थी तो दूर जंगल से कभी रेलगाड़ी के चलने की आवाज़ आती थी, तो कभी किसी के ठहाके लगाने की, जैसे रामलीला में कोई रावण हंस रहा हो। मैं जब आसपास पड़ोस में इस बात का जिक्र करता तो पुराने लोग कहते थे कि इस जंगल में बहुत से लोगों की आत्माएं भटकती हैं और इस बैंक हाउस में भी किसी का साया है। मैं कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसीलिए डरता भी नहीं था। बैंक हाउस में सभी को 2 कमरे के क्वार्टर मिले हुए थे। मेरे पिताजी छुट्टियों में गांव गए थे। मैं नहीं गया क्योंकि मुझे नौकरी न मिलने की वजह से इधर उधर भागना पड़ रहा था। एक दिन मैं अपने किसी जानने वाले के घर गया था और शाम वहीं हो गई। दोस्त ने खाना खाने का आग्रह किया तो मैंने सोचा अब देर हो गई है, खाना खाकर ही जाऊंगा, अकेला आदमी कौन बनाएगा। रात के 10 बज गए और मैं घर लौटा। अड़ोस पड़ोस के लोग सो चुके थे और मैंने जैसे ही बाहरी कमरे का गेट खोला, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे से पहले ही अंदर चला गया। बाहर का कमरा आगे से खुला हुआ था और पिछली गली की स्ट्रीट लाइट वहां पड़ती थी। बीच में एक दीवार थी, उस पर अक्सर बिल्लियां दौड़ती रहती थी। शायद कोई बिल्ली की परछाई होगी, ये सोचकर मैंने ध्यान नहीं दिया। झट से मैंने बाहर कुंडी लगाई और अंदर वाले कमरे में गया और झट से रजाई में घुस गया। थोड़ी देर में मैं नींद के आगोश में चला गया। इसके बाद मुझे सपना आता है कि जैसे मैं अंदर कमरे में लेटा हूँ और पिताजी बाहर अड़ोसी पड़ोसी से बात कर रहे हैं और दोपहर का समय है और कोई मेरी रजाई धीरे धीरे खींच रहा है। मैं रजाई अपनी तरफ खींच रहा हूँ पर फिर से कोई खींचे जा रहा है। तब मैंने जोर से रजाई अपनी तरफ खींची और ऐसे करते ही कुछ काले रंग का साया मेरे ऊपर धम से गिरा। मैंने उस साये को पकड़कर
धड़ाम से ज़मीन पर गिरा दिया और आवाज़ इस तरह की हुई जैसे कोई पेड़ गिरता है। उसी समय मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि रात के 2 बज रहे थे और मैं पसीने में तरबतर था। देखा कि कमरे की कुंडी लगी हुई थी। बाहर का कमरा तो मैं बंद करके आया ही था। उसके बाद डर की वजह से मुझे नींद नहीं आई। आखिर कुछ तो था उस दिन जो मेरे से पहले घर के अंदर प्रवेश कर गया था। वो क्या था, क्यों था, मुझे नहीं पता। इस तरह के और भी कई अनुभव हैं जो कि आपसे जल्द ही बताऊंगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, याद है। यादें उन कुछ बेहतरीन और जिंदा दिल दोस्तों की जिन्होंने जीना तो साथ शुरू किया पर साथ मरने का वादा नहीं निभा पाए। और यादें उस घटना की जिसने उस दिन मेरा पूरा जीवन बदल दिया। ये मेरी बदकिस्मती है या उस भगवान की मर्जी, मैं नहीं जानता, पर उस दिन उस घटना में मेरा बचना बेकार ना हो, इसीलिए ये कहानी लिखना और आप सबके बीच लाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ऋषि, गौरव, मयंक और मैं यानी उदय चारों बचपन के दोस्त, और शायद हमारी दोस्ती पैदा होने से पहले ही शुरू हो गई थी हमारे मम्मी पापा की दोस्ती से। हमारे माता पिता भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल साथ, कॉलेज साथ और फिर किस्मत से जॉब भी साथ। इन चारों ने हैदराबाद में एक अच्छे सॉफ्टवेयर फर्म में साथ जॉब करी। जिंदगी बड़े अच्छे से कट रही थी हमारी भी। सोमवार से शुक्रवार तक जमकर काम करना और फिर फ्राइडे नाइट से हमारा जो पार्टी का सिलसिला शुरू होता था वो संडे रात तक चलता था। हम चारों ही सिंगल थे। हमारा पूरा टाइम साथ में काम करते और मस्ती करते ही गुजरता। दिन शुक्रवार का था और हम चारों अपना ऑफिस पूरा करके रात की प्लानिंग कर रहे थे। भाई, पुराने वाले बार में नहीं जाना। बड़ा सड़ा सा गाना चला था, मूड ऑफ टाइप। ऋषि की आवाज़ थी। भाई, तो अब तेरे लिए मैं कहाँ से तानसेन को लाऊं, जो है उसी से काम चला। पीने पर कंसंट्रेट कर, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे ग्रुप के गौरव की तरफ से आया था। सब उसकी बात से सहमत थे। लोग पीने जाते हैं गाना सुनने। रात के 12 बजे जुबली हिल्स में एक बार, जैसा कि सब दोस्त दारू पीने के बाद कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, वैसे ही ये प्रथा हमारे ग्रुप में थी, पर ये प्लान कभी पूरे नहीं होते थे। भाई, अगर हम कहीं दूर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, कहीं आउट ऑफ टाउन चलते हैं, मज़ा आएगा, और फिर शनिवार शाम तक वापस। बोलो क्या बोलते हो? ये मयंक है, हमारे ग्रुप का सबसे जुनूनी लड़का। हर बात इसे अभी करनी होती है, एकदम तुरंत। पता नहीं कैसे, दारू का नशा था या कोई और बात। हम सभी जाने के लिए तैयार हो गए। मंजिल का पता नहीं था, पर कहीं शहर से दूर जाना है ये जानते थे। बाहर से निकलते निकलते यही कोई रात का 1 बज गया होगा। ऋषि को गाड़ियों का बहुत शौक था, तो उसने जीप रखी थी जिस पर हम चारों बैठकर हैदराबाद का चक्कर लगाया करते थे। उसी की गाड़ी से हम सब एक नए अनजान मंजिल की ओर निकल पड़े। हमने सीधा हाईवे 44 लिया और चलते रहे, और जब हमने यात्रा शुरू करी तब सब के सब जोश में थे। अब हाईवे की ठंडी ठंडी हवा हमारे नशे को बढ़ा रही थी, और हम नशे में तो थे पर होश में भी थे। ऋषि हमेशा ही कम और लिमिट में पीता था, क्योंकि हमारे ग्रुप में गाड़ी चलाना बस उसे ही आता था। पीकर गाड़ी चलाना खतरनाक होता है, इसीलिए हम उसे कम ही पिलाते थे। खुला हाईवे और ठंडी हवाएं एक सुकून और शांति का अनुभव करा रही थी, और हम करीब 2 घंटे से चल रहे थे। शहर काफ़ी पीछे छूट गया था। अब हम यहाँ पर बस दूर दूर तक गांव और खेत देख पा रहे थे, आबादी काफ़ी कम। अब हम सब गाड़ियाँ बैठ चुके थे। अब हम गाड़ियाँ बैठकर उब चुके थे। ऋषि भी थक गया था, इसीलिए हमने हाईवे पर एक चाय की दुकान देखकर गाड़ी रोकी। रात का समय, ठंडी हवा, दोस्त, हाईवे और चाय। हमने चाय वाले से पूछा
कि आसपास कोई घूमने वाली जगह है क्या। एक बार तो उसने हमें ऐसे घूरा जैसे हमने घूमने वाली जगह नहीं उसकी जान मांग ली हो। उसने बताया कि वहां से 5 किलोमीटर आगे एक पुराना खंडर है जो किसी समय उस गांव की जमींदार की हवेली हुआ करती थी। अब उनके बेटे बिटिया विदेश में बस गए और हवेली बिल्कुल खंडर हो गई है, लेकिन वहां रात को जाना ठीक नहीं होगा। उसने ये भी कहा रास्ता बहुत खराब है और वो जगह गांव से बिल्कुल उल्टी दिशा में है। अब वक्त के साथ उस हवेली को गांव के जंगल ने अपने कब्जे में कर लिया है। हम चारों ने सोचा भाई रात के 2 बज चुके थे, वहां तक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा और निकल जाएगा, फिर सुबह होने में कितनी देर लगेगी। हम सब ने वहां अभी जाने का सोच लिया। कुछ ही देर में हम उस जंगल के मुहाने में थे जिसके अंदर वो हवेली थी जहां पर हमें जाना था। गाड़ी बस यहीं तक जा सकती थी, बाकी रास्ता हमें पैदल ही जाना था। हम सब ने अपने अपने फ़ोन के टॉर्च जला लिए और तभी ऋषि ने कहा कि हमें बारी बारी से टॉर्च जलाना चाहिए। सुझाव अच्छा था, इसीलिए गौरव को छोड़ हम सब ने अपने फ़ोन बंद कर दिए। इतना घनघोर अंधेरा, इतना सन्नाटा और इतनी शांत रात हम पहली बार देख रहे थे। बीच बीच में झिंगुरों की आवाजें आ रही थी और उनके अलावा बाकी सब कुछ खामोश था। ना हवा कुछ बोल रही थी और ना ही पत्ते कुछ कह रहे थे। हर चीज बस अपनी जगह पर सिमटी हुई थी। ये खामोशी और सन्नाटा हमें सुकून नहीं दे रहा था। हम सबको डर लगना शुरू हो गया था, पर अब हम काफी अंदर आ चुके थे तो बिना देखे लौट जाना भी सही नहीं लग रहा था। हम शायद अपनी गाड़ी वाली जगह से कुछ 1 किलोमीटर के आसपास आए होंगे। अब सामने हमें एक गेट दिख रहा था और बाउंड्री तो पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन वो गेट अब भी मजबूती से खड़ा था। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में हम दूर तक नहीं देख पा रहे थे, पर गेट हवेली से दूर था, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था। हवेली का मुख्य हिस्सा गेट से यही कोई 200 मीटर अंदर की ओर होगा। बीच की जगह में कुछ बिखरे पड़े भवन के अवशेष और पेड़ थे। खंडहर देखकर अंदाजा लगाना आसान था कि कभी इमारत बुलंद और खूबसूरत रही होगी, लेकिन अभी इस समय वहां का माहौल बहुत डरावना था। हम खंडहर के अंदर चले गए। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल थी। हमने जैसे ही टॉर्च का मुंह छत की तरफ किया, एक साथ सैकड़ों चमगादड़ हम पर टूट पड़े। वो भला हो कि गौरव के हाथ से मोबाइल छूट गया और लाइट का मुंह फर्श की तरफ हो गया। हमने कुछ देर टॉर्च ना जलाना ही ठीक समझा। हम किसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर चल रहे थे और मैं सबसे आगे था। अब गौरव ने मुझे टॉर्च जलाने के लिए कहा और मुझे भी लगा कि मैं सबसे आगे हूँ और इसलिए बिना कुछ कहे आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। मैंने अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन कर लिया। सामने एक अर्ध गोलाकार रूप की सीढ़ी थी और हम उस सीढ़ी से ऊपर के तल पर पहुंच गए। यहाँ का हाल तो और भी बुरा था। एक तरफ का हिस्सा टूटा हुआ था और दूसरी तरफ का थोड़ा बच गया था। देखने से लग रहा था कि वो जगह शायद कभी लाइब्रेरी रही होगी, पर बहुत ही खराब हाल में 5-6 किताबें थी वहां पर। अब अचरज की बात तो ये थी, अब तक उनका जितना बुरा हाल हो जाना चाहिए था उतना नहीं था। हम लाइब्रेरी से आगे निकल गए और झिंगुरों की आवाजें अभी भी आ रही थी। कुछ दूरी पर एक और कमरा दिखा और हमें कमरा बहुत अलग और अजीब सा लग रहा था। उस कमरे को देखकर लग रहा था कि इसमें कभी कोई दरवाज़ा नहीं लगा था और ये थोड़ा साफ लग रहा था, जो कि उसे होना नहीं चाहिए था। तभी मयंक ने कहा कि भाई मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। इस बात पर अभी किसी का ध्यान गया भी नहीं था कि मयंक सच कह रहा था। ये बात हमें समझ में आई क्योंकि अब सारी आवाज़ें आना बंद हो गई थी। हमने ये देखने के लिए कि क्या सच में आवाज़ बंद हो गई है, रूम से बाहर निकले और तब बाहर आवाज़ आ रही थी। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। साहस करके मैंने ऋषि और गौरव को अंदर जाने के लिए कहा और मैं मयंक के साथ बाहर खड़ा रहा। मैं और मयंक उनका नाम पुकारते रहे, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।
और अब हमें सच में डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, पर अब ये पैरानॉर्मल की कैटेगरी में जा रहा था। हम अंदर जाकर दोनों को तुरंत चलने के लिए कहने वाले थे, पर ऋषि और गौरव दोनों फर्श पर अपने कान लगाए कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगे। किसी तरह साहस करके हमने दोनों को खींचकर कमरे से बाहर निकाला और दोनों ही होश में नहीं थे। उनकी आंखें बंद थी और वो धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे। किसी तरह उनको पकड़कर हम सीढ़ी तक लेकर आए और वैसे ही नीचे लेकर आए। शायद कुछ गलती हो गई थी हमसे, क्योंकि ये हवेली का हिस्सा वो वाला नहीं था जहां से हम ऊपर गए थे। ये कोई और ही जगह थी, शायद हवेली का दूसरा भाग। यहाँ कोई कमरा नहीं था, कुछ एक हॉल जैसा था और एक हिस्सा खुला हुआ था। सामने एक बरगद का पेड़ था और अब ऋषि और गौरव को कुछ होश आ रहा था। जब वो ठीक हुए तो उन्होंने बताया कि शायद उन्हें नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। अलग अलग तरह की थी ये आवाज़ें, कुछ रोने की तो कुछ हमें वहाँ पर रुकने के लिए कह रही थी और कुछ कह रही थी कि यहाँ से भाग जाओ। ये बातें हमारी समझ से परे थी और अब हम किसी तरह से वहाँ से निकलना चाहते थे। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि हमें नीचे तहखाने में जाने का एक रास्ता दिखा। हम उस समय तक इतना डर चुके थे कि हमारे दिमाग ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था और हम उसी तहखाने वाले रास्ते में चले गए। लेकिन नीचे जाने पर जो हमने देखा वो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं था। कोई तहखाना नहीं था, ये तो एक जंगल था, बहुत बड़ा और भयानक जंगल। यहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। हम सब अपने धड़कनों की आवाज़ तक सुन पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये जंगल हमारी धरती का नहीं, किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। हमारे सामने एक बड़ा पेड़ था और उसके नीचे एक छोटी झोपड़ी जैसी कोई चीज़ बनी हुई थी। अब तक ऋषि और गौरव थोड़ा ठीक हो गए थे और होश में थे। मयंक के पास हमेशा से ही कैमरा रहता था। उसके जन्म के कुछ शुरुआती वर्षों को छोड़ दे तो उसके साथ ये कैमरा हमेशा से था। ऐसे मौके पर पता नहीं उसे फोटो खींचने की क्या धुन सवार हुई और हम सब तो उब गए थे। अपने इस हालत से थक चुके थे, लेकिन आज उसकी जिद कुछ ज़्यादा ही पक्की थी। आखिर उसकी जिद के आगे हम सब हार मानते हुए उससे फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गए। हमने दो दो के ग्रुप पे फोटो खिंचवाने का फैसला करा। पहले ऋषि और गौरव ने फोटो खिंचवाए और फिर मैंने और मयंक ने। ऋषि और गौरव दोनों उस पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए और हम उनसे कुछ ही दूर सामने थे। 1 2 3। मेरी नींद हॉस्पिटल में खुली। घर वालों ने बताया कि मैं पूरे 1 महीने से कोमा में था। मुझे उस जंगल से बेहोशी की हालत में उठाया गया था। जब हम 2 दिनों तक लापता रहे तो हमारे घर वालों ने हमारी तलाश शुरू करी और पुलिस और मोबाइल लोकेशन की सहायता से हमें ढूंढा गया। मैंने जब अपने दोस्तों के बारे में पूछा तो घर वालों ने बताया कि वो सब ठीक है और अभी अपने अपने घरों में हैं। ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगा मुझे और उस भयानक जंगल और अनुभव से बाहर आने की खुशी भी हुई। होश में आने के 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज हुआ और इस बीच ना तो मेरे किसी दोस्त की कॉल आई और ना ही कोई मेरे से मिलने आया। मैंने अपने घर वालों से पूछा तो उन्होंने भी इस बार कुछ ना मालूम होने की बात कही। मुझे चिंता होने लगी और गुस्सा भी आया। हॉस्पिटल से घर आने के 4-5 दिनों बाद मैंने घर वालों से वापस हैदराबाद जाने की बात कही, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इस पर जो रिएक्शन दिया वो बहुत अजीब था। कोई मुझे वापस नहीं जाने देना चाहता था। घर पर पड़े पड़े मैं उब रहा था और एक दिन अचानक घर वालों को बिना बताए मैं अपने दोस्तों से मिलने उनके घर जाने के लिए निकल पड़ा। ऋषि, गौरव और मयंक तीनों का घर आसपास ही था, इसलिए मैं पहले मयंक के घर गया। आंटी ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो मुझे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। घर के सारे लोग आ गए, मयंक के पापा, भाई, बड़ी बहन और सब रोने रोने जैसे ही हो गए। मुझे लगा कि मेरी हालत के बारे में सोचकर ये लोग रो रहे होंगे, इसीलिए मैंने मयंक के बारे में पूछा तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था।
और जब मैंने 3-4 बार पूछा तो मयंक के भाई ने मुझे अपने पीछे देखने के लिए कहा, और जो मैंने देखा वो मेरे लिए किसी सदमे और आघात से कम नहीं था। मैं दौड़कर ऋषि और गौरव के घर गया। वहाँ कोई नहीं था और वो मुझे अकेला छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। उनकी तस्वीरों में हार लटकते देखना मेरे लिए खुद मरने के समान था। मैंने उनके घर वालों से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब मयंक की माँ ने एक फोटो एल्बम दिखाते हुए कहा, इसमें शायद मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। और जवाब पहले ही पन्ने पर था, ऋषि और गौरव के फोटो के साथ। पर फोटो में उन दोनों के साथ कोई और भी था जो ठीक उन दोनों के बीच में खड़ा था। एक बिल्कुल सफेद परछाई, लंबे काले बाल जिसके चेहरे के सामने थे। उसका चेहरा और शरीर साफ नहीं था, पर यह बिल्कुल साफ दिख रहा था कि उन दोनों के साथ कोई और भी था वहां पर। ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनकी मौत का जो वक्त है वो वही है जब हम फोटो खींच रहे थे। कारण तो बिल्कुल समझ से ही परे है। रिपोर्ट में लिखा है कि उनकी मौत गले की नस कटने की वजह से हुई है और उनके शरीर पर या गले पर कहीं पर किसी हथियार से हमले के निशान नहीं थे। मतलब गला अंदर से काटा गया था। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि खुद डॉक्टर्स को भी ये बात सच नहीं लग रही थी। आज इस घटना को 4 साल हो गए हैं और आज ही मेरे दोस्तों की बरसी है। इतने सालों बाद भी वो घटना अभी तक मेरे जहन में वैसे ही है जैसे कल घटी हो। बहुत सारे सवाल और रहस्य जुड़े हैं इस घटना से, जिनका जवाब खोजा जाना चाहिए और कभी शायद उसकी तलाश शुरू हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह की हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो और आज की स्टोरीज पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।